गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू अनदर डे, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और उसी के साथ होप करता हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो जी आज हम बात करने वाले हैं अशोक स्तंभ की। ये स्थापित किया गया था हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू द्वारा और ये स्थापित हुआ था 1957 में। अशोक स्तंभ की मैं बात कर रहा हूँ तो ये अशोक स्तंभ के लिए मुझे आपको 100 साल पीछे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अशोक स्तंभ तो 100 साल बाद बना था, जो कि हमारी प्री हिस्ट्री है बिफोर इंडिपेंडेंस, वो आपको समझना ज़रूरी है। और ये एक बहुत ही मोन्यूमेंटल हिस्ट्री है पूरे इंडिया के लिए और ब्रिटिश राज के लिए। और काफ़ी मतलब इसका इन्फ्लुएंस रहा है हमारे इंडिपेंडेंस में, जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है। तो चले शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 23 अप्रैल 1857 से। तो आपको मैं ये जो बता रहा हूँ टाइमलाइन, तो इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही ये सारे हिस्टोरिक इवेंट्स हुए हैं। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ये चीज़ सब लोगों को पता है। और जितने भी लंदन के न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम में 1800 से लेके 1950s तक के, उन सब में भी ये इसका डिस्कशन है। तो अगर जो आप लोगों को देखना हो तो उस पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि भाई 1857 में अप्रैल में ये इंसिडेंट हुआ है। तो 23 अप्रैल को क्या हुआ था, मेरठ के एक कमांडिंग ऑफिसर थे कार्ल माइकल स्मिथ, उनकी एक रेजिमेंट थी। तो एक रेजिमेंट में उस टाइम पे जो नेटिव ब्रिटिश आर्मीज थी इंडिया की, उसमें 90 लोग होते थे। और तो कार्ल माइकल स्मिथ जी ने सोचा कि भाई चलो एक नई ड्रिल इम्प्लीमेंट की जाए। तो जो कॉलोनियल मिलिट्री थी उस टाइम पे, तो वो लोग ये चीज़ लेके आए थे। तो कार्ल माइकल स्मिथ जी ने सोचा कि चलो भाई हम भी इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। और उस टाइम पे अगर जो आप लोगों ने राइफ़ल देखी होगी तो तब चलती थी मस्केटियर राइफ़ल। तो एक नई राइफ़ल आई थी उस टाइम पे, और उसका नाम था इनफील्ड राइफ़ल मस्केटियर। और ये मस्केटियर राइफ़ल बोलते हैं मेनली। और तो जी उन्होंने सोचा कि भाई अब उनके जितने भी लोग थे रेजिमेंट में, उनको सबको नोटिफिकेशन भेजा कि भाई एक परेड होगी, उस परेड में आप लोगों को ये राइफ़ल टेस्ट करनी है। और जितने भी ये नए कार्टेजेस आए हैं, ये नए कार्टेजेस का यूज़ करना है। तो पहले क्या होता था, जो हमारे टीथ होते हैं, तो ये टीथ से आपको जो है कार्टेजेस यूज़ करने पड़ते थे। बट ये जो नए कार्टेज आए थे, इसमें एक बात थी कि आपको इसको टेयर अप करना है अपने माउथ से ही, और जो इसका जो पाउडर होता है वो निकल जाता था। तो तो जितने भी रेजिमेंट में लोग थे, तो रेजिमेंट के लोगों में ये खबर फैल गई कि भाई ये ग्रीस्ड कार्टेजेस हैं, मतलब ये कार्टेजेस अच्छे नहीं हैं। और इसीलिए उन लोगों ने आपस में बैठ के, जितने भी रेजिमेंट वाले लोग थे, बैठ के ये बात करी, जितने भी मतलब सिपाही थे, ठीक है। तो उन लोगों ने आपस में बैठ के ये डिस्कशन किया कि भाई हम इस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। और सब ने मतलब कसम खा ली कि भाई हमें ये यूज़ नहीं करना। रैंकिंग ऑफिसर्स थे जो कि कमांडिंग ऑफिसर से नीचे थे, तो उन लोगों को ये बात पता लगी और वो ये बात लेके गए स्मिथ जी के पास। लेकिन स्मिथ जी ने बोला कि भाई परेड तो होके रहेगी चाहे कुछ हो जाए। कार्ल माइकल स्मिथ जो थे, उनका जो नेचर था, तो वो काफ़ी मतलब काम थे। उनका कोई ऐसा कभी मोटिव नहीं रहा है उनके कमांडिंग ऑफिसर जो भी उनकी टाइमलाइन थी। बट पता नहीं उन्हें ऐसा क्या हुआ कि भाई ये उन्होंने सोचा कि भाई ये ड्रिल करानी बहुत ज़रूरी है। और वो भी मतलब ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ एक्शन, और कोई भी वो इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते थे। बट उन्हें सडनली ये चीज़ लगी कि भाई हमें एक नई ड्रिल स्टार्ट करनी है, और उन्होंने सबको मतलब बोल दिया कि भाई आपको परेड में आना है। तो अब जी परेड वाला दिन आ चुका है। आज है 24 अप्रैल 1857। तो जितने भी रेजिमेंट में लोग थे जो कि इनके नीचे आते थे, पूरे 90 लोग, तो इन सबको बुला लिया गया परेड ग्राउंड में। तो कार्ल माइकल स्मिथ जी ने जब स्टार्ट किया डेमोन्स्ट्रेशन ड्रिल का, तो सबसे पहले उन्होंने बाकी जो रेजिमेंट के लोग थे उन लोगों से डेमोन्स्ट्रेट करवाया। और फिर साथ ही साथ उन्होंने अपनी रेजिमेंट वालों को बोला कि भाई आप लोग भी ये चीज़ करो। तो जी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो जी कार्ल माइकल स्मिथ जी ने अपने स्टेटमेंट में भी ये चीज़ लिखी है कि भाई जब उन्होंने ये चीज़ बोला, जब उन्होंने कमांड किया, तो सबसे पहला बंदा जो था उसका नाम था नाइक शेर पीर अली। तो ये पहला बंदा था जिससे उन्होंने बोला था कि भाई चलो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। तो उसने साफ मना कर दिया। और उसने साथ ही साथ स्टेटमेंट ये भी दी कि भाई अगर जो मैंने ये चलाया तो इससे मेरा नाम बदनाम हो जाएगा।
और मैं ये चीज़ नहीं झेल पाऊँगा। और उसने एक और चीज़ बोली, उसने बोला कि अगर जो बाकी लोग जो हैं रेजिमेंट में वो ये चीज़ करना चाहेंगे तो मैं ये करूँगा, ठीक है। तो अब कार्ल माइकल स्मिथ जी जो हैं दूसरे बंदे के पास गए। नाइक अमीर कुदरत अली ये उसका नाम था, जो कि दूसरा बंदा था, और तीसरे बंदे का नाम था हवलदार हीरा सिंह। और बाकी जो लोग थे रेजिमेंट में उन लोगों ने भी यही चीज़ रिपीट करी। तो जितने भी ये 90 लोग थे, ये 90 लोगों में से 85 लोगों ने मना कर दिया, और सिर्फ 5 लोग थे जो जिनका कंसेंट था कमांडर को कि भाई हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लेकिन 85 लोगों ने मना कर दिया। तो मतलब ये एक बहुत ही बड़ा, आप बोलो बहुत ही बड़ा एक पाप है। और उस टाइम में आप कमांडिंग ऑफिसर को परेड ग्राउंड में ये चीज़ पे आप मना कर रहे हो, तो सोचो कितने दिलो दिमाग पे चोट लगी होगी। तो आप सोच सकते हो खुद ही कि उसकी क्या हालत हुई होगी कि भाई कमांडिंग ऑफिसर बोल रहा है, आपको कोई ऑर्डर दे रहा है और आप उसे मना कर रहे हो, ठीक है। अब जी ये इतना बड़ा मैटर हो चुका था, और मैटर जब बड़ा हो चुका होता है तो बात जाती है बिग बॉस के पास। तो मेरठ डिवीज़न के जो हेड थे, मतलब स्मिथ के भी जो बॉस थे, बात उन तक पहुंच गई। उनका नाम था मेजर जनरल हेविट। उनके पास ये मैटर पहुंचा, उन्होंने सारी चीज़ें एक एक करके पूछी स्मिथ से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और पूरा इंसिडेंट उन्हें बयां किया। तो जी अब जो मामला बढ़ गया था, तो जनरल हेविट ने ऑर्डर दिया कि भाई ये जितने भी 85 लोग हैं, इन सब की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। तो इंक्वायरी की डेट्स रखी गई 25, 26 और 27। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के साथ साथ इनका बाकायदा कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और कोर्ट मार्शल जो करेंगे वो भी इंडियन रैंकिंग ऑफिसर जो होंगे, जो कि अच्छी पोस्ट पे आते थे उस टाइम पे, तो वो लोग ये चीज़ कैरी आउट करेंगे, ये भी उन्होंने बोला। और अगर हम बात करें 1857 रिवॉल्ट की, तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे उस टाइम पे। लोगों में काफ़ी गुस्सा था, जज्बा था देश के लिए लड़ने का। और जितने भी ये सोवार्स थे यानी कि सिपाही, तो ये लोग भी अगेंस्ट हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश राज के। और इन लोगों ने मतलब 23 अप्रैल 1857 से लेके 10 मई 1857 तक जो है काफ़ी इंसिडेंट हुए। तो इंसिडेंट ऐसे होते थे कि इंडिया में पहले क्या होता था, जो छतें होती थी काफ़ी कीज वगैरह और जितने भी वुडन आइटम्स हैं उससे बनी होती थी पहले 1800 में और 1900s में। तो अच्छी खासे कंस्ट्रक्शन वगैरह तब नहीं था। तो उस टाइम पे ना बैरक्स होते थे, तो जितने भी बैरक्स होते थे बैरक्स जलने लगे। तो जितने भी ये सोवार्स होते थे और बाकी सिविलियंस होते थे, ये तीर कमान चलाना जले हुए और उनके घरों के ऊपर डाल देना। तो जितने भी ये कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे और रैंकिंग ऑफिसर्स होते थे, उनको समझ नहीं आता था कि भाई हो क्या रहा है। तो इन लोग ऐसे काफ़ी इंसिडेंट हुए। तो उस इंसिडेंट में एक जो है मास्टर्स का गोडाउन था वो भी जल गया। तो इन लोग जितने भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, इन लोगों को बाद में समझ आया कि भाई इनके अगेंस्ट रिवोल्ट हो रहा है, और ये सब चीज़ें जो है इंडियन जो ब्रिटिश आर्मी है, इंडियन ब्रिटिश आर्मी, उनके भी जवान कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उन्हें पहले समझ नहीं आई, लेकिन बाद में उन्हें पता लग गया। तो उन लोगों को लगता था कि जी गर्मी का सीज़न है अप्रैल का, और उस टाइम पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा भी पड़ती थी। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और उनको समझ नहीं आया। और ये जो कोर्ट मार्शल हुआ था, ये हुआ था ब्रिटिश कैवलरी ऑफिसर्स मेस में, जो कि मेरठ में ही था। अब इसकी प्रॉपर लोकेशन तो नहीं मिली, मैंने काफ़ी रिसर्च करी इस चीज़ पे, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं मिली। तो लोगों ने हो सकता है नहीं बताई हुई ये चीज़, क्योंकि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो हो चुकी थी, उसमें उन्होंने काफ़ी समय लगाया। और अब जी जनरल हेविट ने ऑर्डर दिया था कि भाई कोर्ट मार्शल भी होना है इन लोगों का। तो जी मई का महीना आ चुका है, और मई 6, 7 और 8 में यहाँ तक कि 9 मई तक ये चीज़ चली। और इन लोगों को सबको सज़ाएं सुनाई गई, अलग अलग इन पे क्या धाराएं लगाई उन्होंने वो बताया। और अब जी ये जो किस्सा हुआ था, ये किस्सा काफ़ी लोगों तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कि लंदन में ये बात पहुंच गई थी कि भाई यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका है। जितने भी इंडिया के जवान हैं और जितने भी नामी गिरामी लोग हैं वो ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो बात ये थी कि भाई जो मेरठ के जनरल थे, जनरल हेविट, उन्होंने बोला कि भाई पूरी मेरठ गैरिसन को बुलाओ। मेरठ गैरिसन एज इन जितने भी यहाँ पे रेजिमेंट्स थे मेरठ के अंदर,
उस टाइम पे उन्होंने सबको बुलाया, एक परेड अरेंज हुई 9 मई की। ये जो किस्सा है ये मतलब बहुत ही दर्दनाक किस्सा है एक, मतलब जितने भी ये 85 सोवार्स थे सिपाही, तो ये इंसिडेंट काफ़ी ख़तरनाक है। ये जो उन्होंने परेड बुलाई है, ये परेड का मकसद यही था कि भाई इन लोगों को सरेआम बेइज्जत करना और सरेआम इनको पनिशमेंट देना, हमने नीचा दिखाना, मतलब एक टाइप से इनके अंदर फियर पैदा करना। अगर हम बात करें जनरल ह्यूइट के ऑर्डर की, तो उन्होंने साफ ये बोला था कि भाई इनको पब्लिकली आपको इनके जो कपड़े होते हैं उनको आपको फाड़ना है, और सबके सामने ये चीज़ हो रही है। आप समझ रहे हो, मतलब पूरा मेरठ का जितना भी रेजिमेंट है यहाँ पे, आप मान लो उस टाइम पे अगर 4000 5000 सोल्जर्स होंगे, तो उस टाइम पे इनको ऐसे परेड में बुलाया गया और कोर्ट मार्शल वहाँ पे उनका किया गया। और कोर्ट मार्शल एक तो होता है नॉर्मल कि भाई आपकी यूनिफॉर्म उतार दी जाएगी, बट साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें करी जो कि गलत हैं। जैसे कि आप उनके पैरों में बेड़ियाँ बांध दी गई लोहे की, और मतलब उनको इस तरीके से उन्होंने खड़ा किया गया कि भाई जितने भी ये सिपाही थे वो सेंटर में रहें, और बाकी एक साइड पे यूरोपियन सोल्जर्स थे, यूरोपियन सिपाही, उनको बिल्कुल एकदम आर्म्ड, और साथ ही साथ उनके जो वेपन्स थे वो एक्टिव थे कि भाई अगर जो भी ये कन्विक्टेड सिपाही हैं 85, उनमें से अगर कोई भी हिला तो उसको शायद ये लोग गोली मार देंगे। और तो इस तरह का काफ़ी गंभीर माहौल था वहाँ पे। और जब उनके बेड़ियाँ बांध दी गई तो उनके कपड़े फाड़ दिए गए और सबके सामने उनको बेइज्जत किया गया और अलग अलग पनिशमेंट दी गई। और मतलब ये प्रोसीजर आप मान के चलो कम से कम 2-3 घंटे ऐसे ही वो खड़े रहे, बिल्कुल अपनी जगह से हिले नहीं, और साथ ही साथ चिल्लाते रहे, रोते रहे, और जितने भी उनके रैंकिंग ऑफिसर्स थे जिनको वो सारी चीज़ें बताते थे, उसे चिल्लाने लगे। और मतलब काफ़ी दर्दनाक माहौल रहा है ये सब। और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे भी गूज़ बम्प्स आ गए थे कि मतलब उस टाइम का क्या माहौल रहा होगा। और ये सब होने के बाद जितने भी कन्विक्ट्स थे उन सबको भेज दिया गया न्यू जेल, जो कि आज मेरठ में विक्टोरिया पार्क के पास है। अब ये जितने भी 85 सोवार्स थे इनको जेल तो भेज दिया गया, लेकिन इनको कन्विक्ट किया गया था सब रेजिमेंट्स के सामने जो कि मेरठ गैरिसन के थे। अब जी इतने हज़ारों लोगों के सामने आप किसी को कहीं पे भेज रहे हो तो उसकी सिक्योरिटी भी थोड़ी टाइट रहेगी। तो ब्रिटिश आर्मी ने 20 सिपाही और लगाए उनके बाहर, जहाँ पे ये लोगों को कैद किया गया था 2 बैरक्स में, जो कि न्यू जेल में है। और उस टाइम पे क्या हुआ था, जब ये जितने भी रेजिमेंट वाले थे, बाकी नेटिव रेजिमेंट वाले थे, उन लोगों के अंदर एक जागरूकता जाग गई कि भाई अब हमें ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं है, और हमें अपना वतन वापस चाहिए, और इसी के लिए हम जी रहे हैं, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी। तो बस उनके अंदर ये आवाज़ आई, और उन्होंने एक मतलब वॉर की तरह सारे जवान एक इकट्ठा हो गए, हिंदू मुसलमान एक हो गए, और उन लोगों ने मार्च करना स्टार्ट कर दिया सदर बाज़ार की तरफ। और आज भी अगर जो आप रिसर्च करेंगे तो उनके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि भाई 50 से 60 लोग जो है सदर बाज़ार की तरफ निकलते हुए गए हैं, और काफ़ी चीखते चिल्लाते हुए वो लोग गए हैं। कुछ लोग कपड़े में थे, कुछ लोग बिना यूनिफॉर्म के थे, और वेपन्स जो कि उनके पास होते ही हैं, एक स्वॉर्ड तलवार थी उनके हाथ में, और एक पिस्टल थी जो कि उनको दी जाती है। और मतलब काफ़ी गंभीर माहौल था, बट मूवमेंट हुई ये सब इवेंट्स में, और उन लोगों का मतलब फाइनल डिसीजन था कि भाई हमें ब्रिटिश राज के अगेंस्ट आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, इसके बिना हम नहीं जी पाएंगे। और उनको पता था कि जितने भी वो सिपाही हैं जो कैदी हैं वो गुनहगार नहीं हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा बड़ा गुनाह नहीं किया है जिसके अगेंस्ट उनको आपने इतनी सज़ा दे दी है, इतना उनको बेइज्जत किया सबके सामने। तो एक टाइप से सब लोग इकट्ठा होने लगे और सब लोग मार्च करने लगे अलग अलग जगह पे, जो कि हमारा आज घंटाघर है, वहाँ से काफ़ी लोग
निकलने लगे और उनके जो कुछ सिपाही थे वहाँ पे बीच में उन्होंने रुक के बोला भी कि भाई जो भी हमारे साथ है हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस आप हमारे साथ खड़े रहो, हमें आज़ादी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब उन्होंने नारे वहाँ लगाए और फिर निकल गए न्यू जेल की तरफ। तो न्यू जेल की तरफ जब वो निकले तो वहाँ पे उन्होंने बाहर जो उनका दरोगा था, तो दरोगा को उन्होंने बोला कि भाई हमें चाबी दे दो। तो दरोगा ने चाबी देने से मना कर दिया। तो उन्होंने उसके ऊपर फायर किया तो वो बच गया और फिर वो ऊपर जेल के जो अपर चेम्बर्स थे वहाँ चला गया। फिर वहाँ से उसने बोला कि भाई ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। तो वापस से उन्होंने फायर किया, दरोगा भाग गया अंदर। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो बाहर मेन गेट होता है उसके ऊपर इन्होंने कुछ बॉम्ब टाइप लगाया। तो उस टाइम पे रस्सी वगैरह होती थी, तो उसको उन्होंने जला के किसी तरह से गेट तोड़ दिया और फिर अंदर घुस गए और जितने भी कन्विक्ट्स थे उन लोगों को बचाया और उनको वहाँ से निकाल लिया। और साथ ही साथ जो दूसरे और कन्विक्ट्स थे जेल के अंदर 839 टू बी एग्जैक्ट, उन लोगों को भी वहाँ से निकाला और उनसे भी उन्होंने बोला कि भाई हमने आपको आज़ाद किया है, अब आप भी हमें आज़ादी दिलाओ। और ये बात थी आई थिंक शाम की। और उसी रात को जितने भी विलेजर्स थे तो उन्होंने अटैक किया यूरोपियन कैंट में और सिविल स्टेशन में, और वहाँ के जो घर वगैरह थे उन सबको भी उन्होंने जला दिया। और जो ये जेल के जेलर्स होते हैं उनका भी घर बाकायदा उन्होंने जला दिया। मतलब इतना गुस्सा था लोगों में। अब जितने भी अलग अलग रेजिमेंट्स के सिपाही थे वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ चुके थे और अब वो जा रहे थे दूसरे। और तो अब वो थे दिल्ली रोड की तरफ हो, और दिल्ली रोड जो है उसमें भी एक जेल पड़ता था जो कि है ओल्ड जेल। वहाँ पे भी बहुत सारे कन्विक्ट्स थे जो कि उन लोगों को उन्हें निकालना था। और फिर वो उस जेल की तरफ जब पहुँचे तो जो वहाँ का हवलदार था, जो वहाँ का दरोगा था, उसने ये चीज़ बयां की है अपने शब्दों में कि भाई 300 से 400 लोग जो है जेल की तरफ मार्च करते हुए दिखे गए। और इतने तादाद में जब लोग थे तो वो लोग दरोगा और बाकी जो स्टाफ था जेल का, वो लोग डर के मारे अंदर चले गए। और उनके पास मतलब कोई भी ऐसा बड़ा कोई वेपन नहीं था जो कि उन्हें रोक पाए। लोग काफ़ी गुस्से में थे तो वो आए, उन्होंने गेट तोड़ दिया और फिर जब अंदर घुसे तो जो भी जेल का स्टाफ था ओल्ड जेल का, उन लोगों ने भी उन्हें नहीं रोका क्योंकि उन्हें पता था अगर वो रोकते तो फिर उनके साथ कुछ गलत ही हो जाता। और वहाँ पे जितने भी कन्विक्ट्स थे आई थिंक शायद 720 थे, तो उन लोगों को भी वहाँ से उन्होंने निकाला और अपने साथ उन्होंने इस जंग में निकल गए आगे की ओर। अब जितने भी कन्विक्ट्स थे और जितने भी सिपाही थे ये लोग सब एकजुट हो गए और ये लोग मार्च करने लगे दिल्ली की ओर। और दिल्ली की ओर जब ये लोग मार्च करने लगे तो इन्होंने तो दिल्ली के जो ऑफिसर्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने देखा कि भाई जो है काफ़ी तादाद में लोग जो हैं मार्च कर रहे हैं दिल्ली की ओर। और जो उनके कमांडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने सोचा कि भाई मेरठ के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनको टेलीग्राफ करे जाए। कोशिश करी तो टेलीग्राफ की उन्हें पता लगा वो नहीं जा रहा था क्योंकि लाइन ऑलरेडी कट चुकी है और इस चक्कर में वो उन्हें मैसेज भी नहीं भेज पाए। तो बंगाल की जो दूसरी रेजिमेंट था 54th रेजिमेंट रेड फोर्ट की ओर जो है देख रेख कर रहे थे और वहाँ पे उन लोगों को बोला कि भाई जितने भी ये ट्रूप्स आ रहे हैं इन लोगों को रोका जाए और इन लोगों को आगे मत बढ़ने देना। तो जब वो लोग वहाँ तक पहुँचे तो तब तक जो बाकी के ट्रूप्स और सिविलियंस थे उन लोगों के बीच में काफ़ी एक टाइप से वॉर हो चुकी थी और काफ़ी वहाँ पे ब्लडशेड हो चुका था ऑलरेडी। और फिर ये लोगों ने बाकी और बैरक्स जो थे और बाकी उन सब पे भी कब्ज़ा कर लिया। और फिर ये लोग सीधा पहुँचे बहादुर शाह की ओर जहाँ की उनका प्रेमिसेस है। तो ये वहाँ पे गए और उन्होंने बोला बहादुर शाह ज़फ़र से कि भाई आप जो है हमें लीड करो, आप हमारे लोगों का कंट्रोल लो और हमें जो चीज़ हमने शुरू की है उस चीज़ में हमें कामयाबी दिलाओ। जी, बात फैल गई पूरे सिटी के अंदर कि भाई बहादुर शाह ज़फ़र जो है लीड कर रहे हैं और इन्होंने भी एक साथ जुड़ गए हैं जितने भी रेजिमेंट के लोग हैं जो कि मेरठ से आए हैं। और उन लोगों ने
सब साथ में मिल के लोगों के घर जलाए, उनको लूटा। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी से एसोसिएटेड थे वो लोग इसमें मारे गए, और जितने भी उनके घर वगैरह थे, बिल्डिंग्स थी, उन सबको जला दिया गया। तो जी ये सब जंगें चलती रहीं सितंबर तक, और उसके बाद जो है काफ़ी लोग मर चुके थे। और तो जो मरे थे वो इंडिया हमारे साइड से भी थे, ब्रिटिशर्स की साइड से भी थे। तो जी जंग में तो ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही साइड से लोग मर रहे हैं, तो सामने वाले भी जो हैं उनका भी लॉस होता है। जंग में तो भाई ये सब चीज़ें होनी ही हैं। सीज ऑफ दिल्ली जब तक नहीं हो गया तब तक ये जंग चलती रही। बाकी के जो रेजिमेंट के लोग थे, कुछ लोग चले गए लखनऊ, वहाँ पे कुछ जंगें हुई। और कुछ लोग चले गए नेपाल, वहाँ पे कुछ लोग डिसीज़ से मर गए, कुछ लोग भूखमरी से मर गए, और कुछ लोग जंग में मर गए। तो मतलब जितने भी लोग थे सबकी ऐसे धीरे धीरे करके डेथ होती गई। और जो लोग बच गए और वापस अपने घर आए, वहाँ पे आके उनको अपने घर वालों की बातें सुननी पड़ी कि भाई तुमने इस रिवोल्ट में क्यों तुमने पार्ट लिया, अपने इस जंग में क्यों पार्ट लिया। और रेजिमेंट थे लाइट कैवलरी रेजिमेंट, ये सबको डिसबैंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया हमेशा के लिए। और ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी जो कि मैंने आपको बताई है। ये हिस्ट्री अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी है। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ये समझाई है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इवेंट्स के टाइमलाइन थे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई हो। और ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री, जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं बताता रहूँगा, और आगे भी मैं ये चीज़ लाता रहूँगा। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे, हर ज़माने में शहादत के यही असबाब थे।